स्वागत है सभी व्यूअर्स का अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर। ईओ आरओ भर्ती से संबंधित सभी अभ्यर्थियों की अलग-अलग इस भर्ती को लेकर के जिज्ञासाएं रही हैं। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते रहे हैं। तो राजस्थान म्युनिसिपल सर्विसेज के एक बेहतरीन अधिकारी, हमारे बड़े भाई और मित्र, इस सेवा के और हमारे कैडर के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने वाले बनवारी लाल जी मीणा का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत है बनवारी लाल जी। थैंक यू। हम बहुत सारी जिज्ञासाएं जो पिछले दिनों अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई और हमें लगता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके दिमाग में क्या प्रश्न, क्या कौतूहल इस सेवा को लेकर के रहता होगा, उसके संबंध में ये एक्सक्लूसिव बातचीत है डॉक्टर बनवारी लाल जी मीणा से। तो पहले तो मैं डॉक्टर साहब से, बनवारी जी से, उनकी जर्नी की शुरुआत की ये डॉक्टरी पेशे से या चिकित्सकीय पेशे से इस भर्ती की तरफ या राजस्थान म्युनिसिपल सर्विसेज में इनका कैसे आना हुआ, इनकी जर्नी की शुरुआत कैसे रही? बेसिकली मैंने शुरू में बीडीएस किया था। ग्रेजुएशन मेरा जो है मेडिकल बैकग्राउंड से है और मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ। मेरी फैमिली जो किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में ये विचार रहता है जनरली आम फैमिली का कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो जो बीडीएस जब मैंने किया तो उस दौरान मुझे ये समझ आया कि इसमें सरकारी नौकरी के जो हैं अवसर कम हैं, वैकेंसीज बहुत कम आती थी। दूसरा, एक रुचि होती है, हर इंसान की एक रुचि होती है। तो मैं ड्यूरिंग मेरी ग्रेजुएशन मैंने ये महसूस किया था कि मैंने शायद मेरी रुचि का फील्ड ना चुन के कुछ और फील्ड जो है उसमें मैं आ गया हूँ। चुन लिया, तो उस चुन समय लिया था, उस समय चुन लिया था। तो फिर मैंने इस बात को, मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो मेरे गार्जियन रहे हैं शुरू से, उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे आरएस की तैयारी करने के लिए, उन्होंने मुझे, मतलब जब मैं सेकंड ईयर में था तो तभी से उन्होंने मुझे कर दिया कि अब आप आरएस की तैयारी करो इसके बाद। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जैसे ही ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के हमारे एग्जाम हुए और उसी दौरान 2012 की आरएस की भर्ती अनाउंस हो गई और हम गांव में थे। तो गांव से जैसे अनाउंस हुई तो तुरंत हम जयपुर आ गए और हमने फार्म भर दिया और तुरंत तैयारियां स्टार्ट कर दी। और इस दौरान की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको वैसे बताता हूँ कि जो हमारे जो गार्जियंस होते हैं वो हमको किस तरीके से गाइड करते हैं, किस तरीके से मोटिवेट करते हैं। तो जैसे मेरे ब्रदर ने किया मुझे हमेशा, तो उनका यही कहना था कि आरएस को टारगेट बनाया है तो आरएस की ही तैयारी करनी है और किसी तैयारी पे ध्यान मत देना, मतलब अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट मत होना बिल्कुल भी। तो बेसिकली इस तरीके से मैं आरएस की तैयारी करने लगा था। और आरएस की तैयारी के दौरान ही मैं और एक मेरा रूममेट था, हम दोनों जब तैयारी कर रहे थे तो 16 की जब मेंस लगी थी उससे कुछ पहले की बात है, तो वो अपना फॉर्म भर रहा था, ईओ की वैकेंसी आई थी और वो भी वैकेंसी भी ऐसी आई थी कि आने के बाद में उसकी डेट एक्सटेंड हुई थी दोबारा से। तो ना तो हमको इसके बारे में कुछ जानकारी थी और मुझे तो शुरू से क्लियर था कि आपको करनी ही आरएस की तैयारी करनी है और उसी का एग्जाम देना है। तो मैंने कभी फॉर्म भी कोई दूसरा भरा नहीं था, तो और ना मैं कभी, बट मेरे रूम पार्टनर जो था उसने ये फॉर्म, मेरा जो है, मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके फॉर्म भरा था। और इत्तेफाक देखो ये हुआ कि जब एग्जाम आया तो वो एग्जाम देने गया नहीं और मैं एग्जाम देने गया और मेरा फिर इसमें हो भी गया। होने का रीजन ये रहा कि 12 अप्रैल को हमारे एग्जाम खत्म हुए थे आरएस मेंस के और 17 अप्रैल को इसका एग्जाम था। किसी का 16 को तो था, किसी को 17 को था। तो वो अलग अलग दिन लगे थे, तो मेरा 17 को था, 4 दिन बाद ही। तो सिलेबस कमोबेश वही सिलेबस था जो आरएस का था। एक नगर पालिका एक्ट एडिशनल था, तो 4 उसके दिन में कम नंबर थे। मैं अभ्यर्थियों को बता दूं कि उस दौरान जब 2016 का हमने एग्जाम दिया था तो मात्र 12 प्रश्न ही एक्ट से पूछे गए थे और इस बार इसका वेटेज कुछ ज्यादा है। उसमें भी एक्ट को, बेसिकली मूल एक्ट को पढ़ लिया था। तो बाकी सिलेबस सेम था, तो कोई और तैयारी कंटिन्यू थी, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आई नहीं। हालांकि वैकेंसीज तो कमी थी इस टाइम पे, तो इस प्रकार से मैं उसमें आया। मैं आपकी बातचीत से ये समझा हूं, या मेरे अनुभव से भी, कि जो एक्सपोजर आरएस का था या जो आरएस के बारे में जो चर्चाएं सामाजिक जीवन में, ग्रामीण परिवेश तक जो इस आरएस की भर्ती का जो चार्म्स था, वो चार्म ईओ की भर्ती के बारे में वो अनभिज्ञता ज्यादा रही, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ईओ का ग्रामीण परिवेश में कोई क्षेत्राधिकार ज्यादा होता नहीं है।
तो जब आपने पहली बार बताया कि ईओ में हो गया, वो आप किस्सा बताएं एक बार। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है रजनीश जी, कि जब हम वहाँ सूरतगढ़ में रहता था, तो हम जिस कोचिंग में हम पढ़ते थे, तो वहाँ पे कोचिंग में रिजल्ट आया, ईओ का रिजल्ट आया, तो जिन जिन का सिलेक्शन हुआ था तो उनको वहाँ पे माला वगैरह पहना रहे थे, वेलकम अप्लाउडिंग हो रही थी। तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा था क्लास में, तो मैंने पूछा जो मेरा जो बैच शेयर करते थे हम, जो तो साथी जो उससे बैठा विक्रम था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा यार वो ईओ का रिजल्ट आया है, तो जिसका सिलेक्शन हुआ है तो उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो तो मैंने भी दिया था। तो उसने बोला कि यार दिया था तो एक बार चेक तो कर लेते हैं। तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं यार, पेपर कैसा हुआ था। तो मैंने कहा पेपर तो यार ठीक ही था, तो ठीक ही पेपर आया था, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो हमने चेक किया, रोल नंबर मिलाए तो वो मेरा भी हो गया। तो बड़ी मतलब एक खुशी होती है, हालांकि वो मैंने कभी गोल नहीं बनाया था उसको। फिर मैं कोचिंग से बाहर आके फिर मैंने जो मेरे गार्डियन बड़े ब्रदर, उनको मैंने फोन किया कि मेरी जॉब लग गई है। तो उन्होंने बोला कि किस में, कि वो ईओ में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा ठीक है, और फोन काट दिया उन्होंने। फोन काट दिया तो मतलब मैं तो उस टाइम पे बहुत खुश था, क्योंकि जो कोचिंग के अंदर हमको बताया जा रहा था इस पोस्ट के बारे में कि ये पोस्ट क्या है, एक्चुअलिटी में उसी दिन मेरे को भी पहली बार पता लगा था कि ये पोस्ट क्या होती है, क्या इसका स्कोप होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में किस जगह पर ये आती है, आपका मोड ऑफ सोसाइटी के प्रति एक्शन का क्या रहेगा, वो सब चीजें मेरे को उसी दिन पता लगी थी। तो मैं तो बड़ा खुश होके जो है ब्रदर को मैंने इस चीज बताई, और उनका कोई रिस्पॉन्स उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जिस भी दिन मुझे कॉल करेगा वो इसीलिए करेगा कि भाई आरएएस में मेरा सिलेक्शन हो गया है, इसीलिए कॉल करेगा। उनका रिस्पॉन्स तो ऐसा था जैसे नौकरी नहीं लगी। हाँ, नौकरी नहीं, वो और वो मतलब सोचा भी नहीं था, नहीं चाहते थे वो, उन्हें एक ही गोल था, कभी भी जॉब के प्रेशर्स मेरे ऊपर मेरी फैमिली ने कभी नहीं दिए। मतलब ये मैं बहुत अच्छी चीज रही हमेशा, गोल दिया तो समय भी पूरा देते थे। ठीक है, तो ये मैं आज भी मतलब ये समझता हूँ इस चीज को कि सभी लोगों को ऐसा होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो उनको समय अपना पूरा देना चाहिए, और ताकि वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन उसके बाद में फिर वो उस दौरान क्या थे कि शहर में बैठे हुए थे, बाजार में बैठे हुए थे, तो वहां पे कुछ लोगों से उन्होंने डिस्कस किया। फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे बाद कॉल किया वापस ब्रदर ने, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं यार ये तो मतलब अच्छी पोस्ट होती है, अच्छा ऑफिसर होता है, और कोर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पार्ट होता है, इस तरीके से लोगों ने उनको बताया। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, तो मैंने कि हाँ मतलब सुन तो मैं भी ऐसा ही रहा हूँ, बाकी तो अभी जाएंगे पता लगेगा। तो इस तरीके से मतलब सिलेक्शन हुआ। तो उसके बारे में ना तो मुझे इसके बारे में कुछ पता था, ना मेरी फैमिली को इस बारे में पता था। और उसका रीज़न ये था कि रूरल एरियाज में हम रहते हैं ना, तो म्यूनसिपलिटीज जो होती हैं वो अर्बन एरियाज में काम करती हैं, और उनका क्षेत्राधिकार जो होता है बड़ा ही व्यापक होता है म्यूनसिपलिटीज का होने को, लेकिन वो क्या अर्बन एरिया तक सीमित रहती है, इसलिए रूरल एरिया के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। मैं आपकी बातचीत से इन्हीं बिंदुओं को अभ्यर्थियों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि चूंकि अधिकांशतः भारत गांवों में बसता है, और अधिकांशतः हमारे जो अभ्यर्थी हैं वे भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनको ईओ की नौकरी को लेकर के जो चर्चाएं हैं उन तक कम पहुंचती हैं, उनका उस ऑफिस से वास्ता कम पड़ता है। तो कई बार हम इस जॉब को 2M दर्जे का आरएस की तुलना में कहें तो सेकंड प्रायोरिटी के रूप में सोचते हैं कि आरएस में हो तो बहुत बेहतरीन है, जबकि ईओ तो एक अलग तरीके की या एक बहुत ही 2M दर्जे की नौकरी हमें नजर आती है। और ऐसा हम सब के साथ भी हुआ, क्योंकि 2016 तक भी इस भर्ती को लेकर के ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। अब आप ये बताएं बनवारी जी कि आज वो आरएस की तैयारी का एक दौर था। अच्छा, ये जो ईओ साहब ने कही सारी बातें कि भाई आरएस से नीचे कुछ नहीं, और ये जो सारा कि मैंने तो फॉर्म भी नहीं भरा था, दोस्त ने फॉर्म भर दिया, इससे कहीं भी किसी के दिमाग में ये शंका नहीं आनी चाहिए कि वहां मेहनत का या पेपर के प्रति डेडिकेशन का कोई अभाव था, है ना। वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन था, लेकिन वो आरएस एग्जाम के प्रति था, और उस समय आरएस एग्जाम के बिल्कुल नजदीकी ये एग्जाम था, और लगभग सिलेबस सारा का सारा 90% तक सेम था। इसलिए न केवल बनवारी जी का, न केवल मेरा, न केवल 2-4 और लोगों का, बल्कि पूरे बैच में
जो 2016 में सिलेक्ट हुए कोई भी व्यक्ति, वो सभी ये कहेंगे कि हम तैयारी आरएस की कर रहे थे, ईओ हमारा बाई प्रोडक्ट वहां हो गया। रेयरली कोई ऐसा व्यक्ति होगा। तो ईओ साहब, अब आप जब एक्सपोजर है आपके पास, आप वहां एसडीएम के, तहसीलदार के, बीडीओ के, डीएसपी के साथ काम करते हैं, तो आपको कहीं महसूस होता है कि आरएस की वैकेंसी में नहीं होना और ईओ में होना बहुत ही गलत सिलेक्शन था, या बहुत ही अपने टारगेट से चूक गए? क्योंकि हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी अब इस समय आरएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो चूंकि दो नौकरियों के बीच में कोई ऐसी तुलना नहीं हो सकती, फिर भी कहीं किसी लेवल पे कोई अफसोस है, या अब ईओ की नौकरी को आरएस की नौकरी की तुलना में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं यही कहूंगा कि तुलना तो एक अलग चीज हो गई, तुलना तो मैं नहीं करूंगा, बट मैं ये जरूर आपको बता सकता हूं कि प्रशासन में ये पद कहाँ पे स्टैंड करता है और प्रशासनिक दायरा कितना बड़ा है इसका, और जो एक लोक सेवक होता है उसकी जो मूल भावना होती है वो लोक कल्याण और समाज कल्याण की भावना के पीछे वो चलता है, उसमें इसकी कितनी बड़ी भूमिका होती है, वेलफेयर स्टेट को ऑर्गेनाइज करने का सारा में इसकी कितनी बड़ी भूमिका है, वो सब चीजें जरूर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कि एक तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसका रोल क्या है, या ये किस पायदान पे ये पद करता है, और उस पायदान में आरएस की अधीनस्थ से लेकर आप सारी नौकरियों को एक बार मोटा मोटी रख लें आप, सीडीपी और जब प्रशासन जो होता है वो जिला प्रशासन होता है, उसके बाद में उपखंड प्रशासन होता है ना, तो बेसिकली ये उपखंड स्तरीय पद होता है ईओ का। और उपखंड पे अब पुलिस को अपन एक बार हटा देते हैं साइड में, तो 4 ही पद होते हैं जिनके अंदर पूरा प्रशासन चलता है, खत्म हो जाता है, मतलब प्रशासन उसी में समाहित है। एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और ईओ, इसके अंदर सारा प्रशासन आ गया। इसके अंदर से 3 नौकरियां आरएस के एग्जाम से होती हैं और ईओ वाली है जो ईओ वाली इसके अलग से सेपरेट होती है। बाकी इन 4 के अंदर पूरा प्रशासन होता है। जबकि मैंने अभी मेरी 8 साल की सर्विस हो गई, इसमें मैंने देखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी मीटिंग्स भी जो होती हैं वो इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, ये 4 ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करके, ताकि कि पूरा जो है रिव्यू होता है, योजनाओं का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, पब्लिक का भी, जो भी परिवर्तन कह देते थे मीटिंग के लास्ट में कि एसडीएम साहब, बीडीओ साहब और ईओ साहब आप रुक जाओ, बाकी जाओ। बेसिकली क्या है कि जो हमारा जो प्रशासनिक ढांचा बना हुआ है भारत का और राजस्थान का जो बना हुआ है, वो बना हुआ ही इस तरीके से, वो बना हुआ इस तरीके से, उसका एक पार्ट लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसको एसडीएम और तहसीलदार जो है वो अपने तरीके से देखते हैं, रेवेन्यू को समाहित करते हुए, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन, तीसरा। तो हमारा बस प्रशासन फिर इसके बाद में समाप्त हो जाता है। उसके बाद में जो है इंडिविजुअल विभागीय सेवाएं रह जाती हैं सारी। बाकी ये विभागीय सेवाएं नहीं होती, इनमें सारे विभागों का सारे विभागों का समावेशन इसके अंदर होता है। तो मैं कहूँगा कि 4 मुख्य पद होते हैं ब्लॉक पे, उन 4 मुख्य पद में से एक पद जो होता है ईओ का होता है। और दूसरी चीज ये है कि जो हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में इसकी भूमिका की बात करें, तो जो एंड पे जो आदमी खड़ा है उस तक आपकी अप्रोच होती है, अंत्योदय का उद्देश्य उस तक आपकी अप्रोच होती है। आप सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको उन तक पहुंचाते हो। इवन आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप खुद जब फील्ड में गए हो तो आपके पास इतनी डिस्क्रिशनल पावर भी होती है कि आपने वहां पे गए हो और आपने ये देखा कि ये पार्ट जो है हमारे शहर का है, ये किन्हीं चीजों से वंचित है, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन लेके और उन लोगों को जो है सरकार की योजनाओं से और सरकार जो लाभ देना चाहती है उनको आप म्युनिसिपैलिटी के लेवल पे प्रोवाइड करवा के सरकार का काम वहीं पे कर लेते हो। बनवारी जी, मैं इस बात में थोड़ा सा आपको टोकूंगा कि ये मोटा मोटी बात तो यूं कहने में आ जाती है कि लोक कल्याणकारी राज्य रहो। मैं चाहता हूं कि आप 1-2 एग्जाम्पल जो आपको याद आते हैं कि यार वैसा आदमी मेरे को मिला, या वैसी मतलब एक चीज थी जो उस समय ईओ के क्षेत्राधिकार में ईओ ने वो सहायता पहुंचाई। क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ जो अभ्यर्थी, इन अभ्यर्थियों के बहुत सा ज्यादा जिज्ञासाएं यो रहती हैं कि ईओ को गाड़ी मिलती है क्या, सैलरी क्या होती है ना, और अदर फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं। जबकि मैं हर बार इनको क्लास में कहता रहा हूं कि तुम्हें काम करने का अवसर है वो नहीं मिलता। पैसा तो बहुत चीजों में मिल जाता है, बिजनेस में मिल जाता है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जहां हमने
अंतिम खड़े व्यक्ति को कोई सहायता दी हो, जो और जगह से हताश था, जो या अपने उसी काम के लिए ज़्यादा हताश हो गया था कि ये कैसे होगा, सरकार की योजनाओं को हमने वहां तक पहुंचाया, ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर, वैसे तो दिन ब दिन की ये दिनचर्या का विषय ये मतलब आप डेली कितने लोगों से मिल रहे हो, डेली हाँ। कितने लोगों को बेनिफिट कर रहे हो सरकार की तरफ से, हम्म, ये तो मतलब इसको तो काउंटेबल नहीं है ये काउंटेबल चीज, है ना। नहीं, फिर भी किसी बट पर्टिकुलर मैं योजना जैसे के बारे में कि बट अपन ने हाँ योजना, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ कि आज के दिन हम्म, एक बहुत ही छोटी सी चीज बता देता हूँ कि हम रोज सब लोग शहर में रहते हैं, आसपास घूमते हैं, इतने ठेले वाले और ये हमको चारों तरफ मिलते हैं, हम्म, ठीक है। हम्म, केवल आप हो आज के दिन, आप चाहो तो उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हो और चाहो तो उनको मोटिवेट कर सकते हो। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, आप कुछ मत करो, आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस पे 4 ठेले वाले अगर आपको मिलते हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता है, बेसिकली उनको पता ही नहीं होता है, वो 10-10 हज़ार रुपए किसी से उधार लेते हैं, 2 रुपए और अब सैकड़े, तो उसको 3 रुपए 50,000 सैकड़े, और राशि और बढ़ा दी वो उसकी। उधार लेते हैं बेचारे, उधार लेके और वो काम करते हैं। रोज वो फल का ठेला लगाने वाले के लिए 10,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है उसके लिए। हम्म, आप चाहो, केवल आपको आपको किसी ने प्रेरित नहीं किया है, ठीक है, कि सरकार की योजना है, आपको पता है और आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो उसकी, आपको आपके पास में इतना राइट है, आप जाओ उनको जाओ मोटिवेट करो और बस कुछ नहीं करना, उनका स्ट्रीट वेंडर कार्ड बनवाओ आप और उनको 10,000 रुपए तो तुरंत उनको लाभ मिलता है। और 10 उसको मोटिवेट करो कि 10,000 के बाद में आपको 20,000 भी मिलेंगे, 50,000 भी मिलेंगे, तो आप ये अब ये एक एक शहर के अंदर ये स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, इन्हीं का एक बहुत बड़ा तबका होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप गए एक रोड पे और एक माई बैठी है ठेला सा लगा के, थोड़ी सी सब्जियां रख रखी हैं, तो उसके पास सब्जी लाने का पैसा नहीं है, इसलिए उसने थोड़ी सी रख रखी है और थोड़ी देख के उसके पास कोई आता नहीं है। तो अगर वो माई जी चाहें और आप चाहो तो सीधे आप उसके बैंक अकाउंट में बैंक से लोन डलवा के उसको 10,000 50,000 की सहायता दे सकते हो क्या? अगले दिन वो आपके पास आ जाए, वो कुछ नहीं जानती, वो तो यूँ कहे कि मैं तो बनवारी जी को जानती हूँ, यहाँ से सब्जी लेके गए थे और भाई वो मेरे खाता भी खुलवा देंगे, कोई एम्प्लॉय भेज के बैंक वालों से बात भी वो कर लेंगे और मेरे को नहीं पता वो कैसे करेंगे, लेकिन वो उसके सुपरविजन करके मेरे को लोन दिलवा देंगे। बिल्कुल, तो ये हो सकता है। बिल्कुल ये हो सकता है, और ये केवल आप ही के पास है ये सब हाँ, ये चीजें। तहसीलदार साहब नहीं कर ये सकते। कोई नहीं कर सकता ये चीजें सारी। अब मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप जैसे आप ड्यूटी पे आज गए हो और आज आप जैसे हम करते हैं फील्ड विजिट, सब लोग करते हैं, आप जो फील्ड विजिट करते हो ना, तो मैं मतलब आपको ये मतलब बिल्कुल मैं मेरी तरफ से ये कह सकता हूँ, बिल्कुल अश्योर होके कह सकता हूँ कि आप जा रहे हो ना, जिस रूट से निकल रहे हो ना, तो आप 4-5 लोगों को भला करके ही निकलोगे वहां से, क्योंकि 4-5 लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ कोई ना कोई ऐसा मिलेगा कि जिसको सामने कोई परेशानी हो सकता है, बेचारा किसी के सामने रोड ही नहीं बन रहा होगा, आप लेकिन जाओगे तो आपको पता लगेगा। अब वो रोड बनाना आप ही के पास में संभव है, ठीक है, वो हर किसी के पास में नहीं है, और वो रोड उसके लिए क्या कितने का होगा, वो रोड 20,000 का होगा, 50,000 का होगा, लेकिन वो खुद नहीं बना सकता बेचारा, और हो सकता है उसकी वजह से 5 परिवार परेशान हो रहे होंगे कितने दिनों से। तो एक सामान्य जो पूर्वाग्रह है अभ्यर्थियों का, लोगों का, कि नगर पालिका का जो मुख्य काम है वो सफाई का कार्य करना है। सफाई हमारा मुख्य काम तो है, इसमें तो कोई दोहराए की बात नहीं मैं है। इसमें अभी बात हाँ, काटूंगा एक बार, देखो ये क्या है, प्राइमरी वर्क है। हाँ, मुख्य काम कहना कि मुख्य काम तो वो हो गया कि फिर आपका यही काम है, ये प्राथमिक काम। प्राइमरी वर्क है, और प्राइमरी वर्क इसलिए है क्योंकि एक लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर जो है स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा रोल होता है, स्वास्थ्य की मुख्य भूमिका होती है, और जो सफाई है ना, वो सफाई लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए वो इतने आप ये देखिए कि सफाई और लाइट, रोशनी और सफाई, ये 2 नगर पालिका के प्राइमरी वर्क होते हैं, और ये रोजमर्रा के काम होते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास इतने संसाधन होते हैं, आप म्यूनिसिपैलिटी इतनी रिच होती है उन रिसोर्सेज की तरफ से, और कि उसको आपको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं रहती हैं, और वो एक प्राइमरी वर्क है, और उसको तो हमको एज ए हमारे कर्तव्य की तरह उसको लेना चाहिए, और उसमें तो मैं समझता हूँ उसमें नवाचार की इतनी संभावना है। आप सफाई को उस तरीके से मत लीजिए, सफाई को हमने जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अभी मेरी पोस्टिंग एक का उस वहां पर थी, पुष्कर मैं पुष्कर आप पोस्टिंग रहे, रहा था हाँ। वहां पे, तो वो एक पब्लिक प्लेस था, हम्म, मतलब टूरिस्ट प्लेस है, और वहां पे इतने मतलब क्राउड 40-50 हजार लोगों को रोज मूवमेंट है ना। वहाँ के जो मेन चौराहे थे वो शहर के बीच में जो चौराहे, वहां पर स्थिति ये थी कि कचरों के अंबार लगते थे, हमारे लगते थे। हमने मतलब
उस पे थोड़ा अध्ययन करा कि यार मतलब ये तो बड़ी गलत बात है कि अगर टूरिस्ट आ रहा है और उसको मतलब मेन जो भारत की छवि, हाँ उसको पुष्कर की कि छवि, ब्रह्मा हाँ, मंदिर जा रहा है और उसके बाहर ही उसको ढेर मिल रहा है कचरे का। तो हमने अंडरग्राउंड डस्टबिन का प्रयोग किया वहां पर। आज वो जगह हमने उनको ऐसी बनाई कि उन डस्टबिन के पास बैठ के लोग आराम करते हैं, खाना खाते हैं। मतलब ये सब चीजें आप मैं मतलब इसी वर्क नौकरी स्कोप के बहुत अनलिमिटेड है आपके पास। इसी नौकरी के पर्क्स के रूप में ये बताऊं कि सिर्फ बनवारी जी एज ए ईओ अगर ऐसा सोचें कि अंडरग्राउंड डस्टबिन पुष्कर में होने चाहिए, तो वो इस चीज को संभावना से लेकर के धरातल पर, सत्यता के धरातल पर ला सकते हैं। ये इस नौकरी का सबसे बड़ा पक्ष है कि आपने सोचा कि अंडरग्राउंड हो सकते हैं क्या, तो आप रिसोर्सेज मंगा सकते हो, टेक्निकल विशेषज्ञ बुला सकते हो। बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी के पास रिसोर्सेज की कमी होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी जो है सेल्फ फंडिंग से चलती है और सेल्फ फंडिंग के लिए आपके पास में पूरा जो है इतना बड़ा दायरा खुला पड़ा है, आप चाहो जितनी इनकम म्यूनिसिपैलिटीज में कर सकते हो और उसको फिर आप शहर में अपने विवेक से उपयोग कर सकते मैं हो। वही कह रहा हूँ, शायद किसी नौकरी में ऐसा नहीं है कि आपका आइडिया, या तो वो चीफ सेक्रेटरी नहीं हो राजस्थान का, है ना, आपका आइडिया आप इंप्लीमेंट करने के लिए किसी हद तक, सभी चीजों में तो नहीं, लेकिन खुद के आइडिया शहर में लागू करने की अपार संभावनाएं, अपार अवसर ये नौकरी अपने को देती है। मैं तो यही कहूंगा कि जितने जो नवाचार है ना वो आप इस जॉब में कर सकते हो, उतने आपको किसी भी जॉब में करने के अवसर नहीं मिलते हैं। उसका रीजन होता है कि भाई आगे से क्या होती है, हर पॉलिसी फ्रेम होके आती है, उस पे पॉलिसी के अंदर आपका रोल फिक्स होता है, आपको वही काम करना होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आप खुद के आइडियाज जो है ना उन्हीं को धरातल पे लाते हो, आप लोगों से मिलते हो, आपके पास में इतने सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपने आइडियाज लाते हैं, फिर आप उनको अध्ययन भी करते हो, रिलेट भी करते हो, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, उन सब चीजों से आप उनको रिलेट भी करते हो, फिर आप फाइनली उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो आप फाइन भी होते हो। और दूसरी चीज ये है कि आप खुद ही उसको गवर्न भी कर रहे हो एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि अपने शायद म्यूनिसिपैलिटी खुद ही लोकल बॉडी है, तो आप गवर्न भी उसको खुद ही करते हो आपके बोर्ड के मार्फत। वो तीसरे स्तर की एक सरकार है। हाँ, आप जब पुष्कर थे और उन दिनों अपनी एक बात हुई थी, तो पुष्कर जो कुंड है उसकी सफाई का भी आपने एक अलग से अभियान चलाया था, वो नारियल का जाल वगैरह वो लगा के, ऐसा कुछ। हाँ हमने बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे नवाचार हमने वहाँ पे करने की कोशिशें की थी और किए भी थे, और ये तो पार्ट ऑफ सर्विस है और इसमें आप हमेशा करते रहोगे। अभी भी जहाँ पर है वहाँ पे भी कुछ आइडियाज मैंने अभी प्लान कर रहा हूँ, तो वो भी पॉसिबली 6-1 महीने में धरातल पे आएंगे, तो फिर डिस्कस करेंगे उनको अपन। तो सामान्यतः ये साहब, हर व्यक्ति की आंतरिक आकांक्षाएं ऐसी होती हैं, पुराणों में कथा भी है कि सुमेरु पर्वत पर हमारा नाम लिखा जाए, मतलब ऐसा कुछ हो जिससे हमारा नाम लोग पहचाने और उसे उत्तरोत्तर वर्षों तक पहचाना जाए। तो ऐसी ईओ की नौकरी में कोई संभावनाएं निश्चित ही होती हैं, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि जिसमें शहर ये रहता है, शहर में कि वो ईओ साहब आए थे, और न केवल चर्चाओं में रहता है, इवन जो शिलान्यास के पट होते हैं उन पे भी नाम होता है कि भाई अधिशासी अधिकारी वहां थे और उनके कार्यकाल में ये बना। वो तो ऐसा कोई एक एग्जांपल जो एक माइलस्टोन आपको बड़ा सुखद अनुभव देता है कि जब मेरे बच्चे शहर से गुजरेंगे, ये शहर में आएंगे कभी आज से 20-30 साल बाद में, तो उनको लोग याद करवाएंगे कि ये आपके पिताजी के समय बना था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं राजगढ़ मेरी पोस्टिंग थी 2018 में, अलवर के राज अलवर राजगढ़ पोस्टिंग थी मेरी यहाँ पे, और वो 1937 में नगर पालिका बनी थी, मतलब हाँ, मतलब लगभग अंग्रेजों के 90, जमाने 80, की वो 90 साल, नगर पालिका हाँ, थी, आजादी से पूर्व। ठीक है। और पूरे शहर में एक पार्क नहीं था, पूरे शहर के अंदर एक बहुत ही छोटा सा पार्क था, मतलब 400-500 गज का पार्क था, ठीक है। तो और नगर पालिका की बिल्डिंग थी वो किराए के भवन में चलती थी, स्कूल के में चलती थी उसको। तो जब मैं गया वहां पे तो बड़ा मतलब ये एक विचित्र स्थिति थी कि नगर पालिका ही किराए के भवन में चलेगी, शहर और हम तो एक्ट में पढ़ते हैं कि नगर पालिका की बैठक नगर पालिका ही खुद के भवन में होगी, भवन ईओ को बैठने के लिए जगह नहीं हो। तो हमने पे लोगों के साथ मीटिंग करी, पार्षदों के साथ मीटिंग करी, लोगों में मन बनाया कि भाई नगर पालिका का खुद का भी भवन होना चाहिए, और इतना बड़ा शहर है, इतना पुराना शहर है, यहाँ पे लोगों के घूमने फिरने के लिए पार्क नहीं है, तो पार्क नहीं है तो फिर जमीन आइडेंटिफाई करो, ये सब जमीन खाएं, जमीन पे तो वहाँ पे तो ये हो रहा है, वहाँ पे तो स्टे लग रहा है, ये लग रहा है, बहुत सारी जो प्रशासनिक समस्याएं आ जाती हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा वो बताना पूरा। तो और एक
लैंड गवर्नमेंट अथॉरिटी को लैंड अलॉटमेंट के इशू वहाँ पे थे, काफी लंबे समय से पेंडिंग थे, तो उन तीनों को मैंने क्लब किया। तीन चीजों को एक ही जगह क्लब किया मैंने। एक लैंड आइडेंटिफाई की, उसके जो डिस्प्यूट्स थे उनको रिजोल्व किया। स्टे लगे हुए थे, रास्ते नहीं थे, तो उस टाइम पे हमने वकील, मैं खुद कोर्ट में प्रेजेंट हुआ और वहां से अपना पक्ष जो है इतना मजबूती से रखा कि स्टे भी हटा, रास्ते की अप्रोच भी बनाई हमने, और आज नगर पालिका की बिल्डिंग वहां पे बन चुकी है, पार्क वहां पे बन चुका है। जिस गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोर्ट को ही लैंड अलॉट होनी थी, वो अलॉटमेंट भी हो चुकी है सारी चीजें। तो ये अब आप ये सोच सकते हो कि मैं वहां पे एक ही साल रहा था केवल, ठीक है, और एक साल में आप किसी भी पद पे रहते हुए ये इतने, मैं तो कह रहा हूँ कि 3 जमीनें अलॉट कराना ही बहुत मुश्किल काम बहुत होता है, मुश्किल काम। ठीक है। जमीन को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो डिसीजन की जो आपके पास में जो सरकार ने आपको जो पावर्स दी है ना, म्यूनिसिपैलिटीज को दी है, जो उनको एग्जीक्यूट नगर पालिका ईओ करता है, वो उसी की बदौलत है कि आप जो है इन सब चीजों को कर पाते हो। डिस्क्रिशनल पावर आपके पास बहुत होती है, अनलिमिटेड होती है, स्वायत्ता भी खूब होती है। स्वायत्ता खूब होती है। वो डिस्क्रिशनल पावर इसीलिए है, स्वायत्ता है इसीलिए है आपके पास कि आप भाई करो, अपने विवेक के हिसाब से करो, अच्छा करके दो। उल्टा गवर्नमेंट के लेवल पे आपको अप्रिशिएशन ही मिलता है उस चीज का, हमेशा आपको अच्छा मिलता है। बहुत सारे अभ्यर्थी या लोग इस नौकरी को एक अलग नजरिए से या गलत नजरिए से देखते हैं। हमने पूरी बातचीत में बनवारी जी से ये जाना कि इस नौकरी में करने के लिए अवसर है, समाज के लिए करने के लिए अवसर है, शहर के लिए करने के लिए अवसर है, और जब आप करते हो तो आपके लिए तो स्वयं ही पूरा समाज ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका नाम बढ़ता है, आपको लोग जानते हैं, और आपके बहुत सारे काम, चूंकि आप पद पे हैं और आप शहर के लिए, उस नगर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपके बहुत सारे काम वैसे ही हो जाते हैं। और जो अभ्यर्थी है या जो सामान्य जनता है, कई बार किन्हीं कारणवश वो अपने कामों के प्रति ज़्यादा लालायित रहती है। तो मैं बनवारी जी से ये जानना चाहूँगा कि उनके जीवन में इन 8 वर्षों की नौकरी में कोई 1-2 काम ऐसे जो उनके निजी जीवन के थे या उनके पारिवारिक थे, और इस पद की गरिमा के कारण वो उन समस्याओं से पार पा पाए या उन कामों को करवा पाए, या ऐसा कोई एग्जाम्पल जो कि भाई मैं इस पद पे था इसलिए जज साहब से मुलाकात हो गई या वो डीएसपी साहब से मुलाकात हो गई, हम बहुत सही थे, न्याय था, या जो भी कुछ भी ऐसा कोई आप बताना चाहो कि इस पद के जो अतिरिक्त बेनिफिट इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि आप भी भलाई के काम करते हो, आप भी बहुत सारे लोगों के काम निकालते हैं, तो ऐसा कोई देखो, एग्जाम्पल? ये मतलब एक स्वाभाविक सी चीज है कि जैसे अगर आप कहीं पे भी पोस्टेड हो, आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर आपका इंटेंशन सही रहता है और आप अच्छे काम करते हो, पब्लिक के काम करते हो, आप पब्लिक, आपका डिस्पोजल अगर ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा लाभान्वित आपसे हो रही है, और तो वो आप स्वाभाविक रूप से आप ब्लॉक पे बैठते हो, ब्लॉक की मुख्य पद है ये, आप बैठते हो तो आप काम करोगे नहीं तो भी आपको लोग जानेंगे, करोगे तो भी आपको लोग जानेंगे, ठीक है। वहाँ के सारे जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होंगे वो किसी भी विभाग के, वो आपको वैसे ही जानते हैं सब लोग। तो जानना तो एक अलग चीज हो गई कि वो आप मुख्य पद पे होते हैं, आपको सब लोग जानेंगे, और फिर आपसे सब विभागों को आपसे काम पड़ता है सब। दूसरी मुख्य बात ये है कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसका नगर पालिका से काम नहीं पड़ता, ईओ से उसका काम नहीं पड़ेगा, नगर पालिका से उसका काम। सब विभागों को अपने योजनाओं के संचालन के लिए आपकी हेल्प की नीड पड़ती है। कुछ भी आप ये मानो कि मैं तो कहता हूँ कि पिन से लेके पहाड़ तक का कोई काम अगर शहरी क्षेत्र में पड़ रहा है, किसी भी विभाग का है, तो उसमें नगर पालिका का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। नगर पालिका की कि भूमिका हाँ बिल्कुल, ब्लॉक लेवल का कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें आपकी मुख्य भूमिका होती है, हर चीज के अंदर आप ही का रोल होता है बेसिकली। तो लेकिन ये है कि आप अगर अच्छा काम करते हो तो आप दूसरे जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होते हैं, दूसरे विभागों के होते हैं, उनकी नज़रों में भी आपकी एक इमेज तो सेटअप होती ही है कि भाई ये अच्छे अफसर आए हैं नगर पालिका के अंदर, ये अच्छा काम करते हैं। और फिर अगर किसी, कई बार क्या होता है कि बहुत लोग, हम रोजमर्रा के जीवन में ऐसे देखते हैं कि बहुत लोग काफी दिनों से किसी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं,
लीगल काम होता है, लेकिन उनको क्या कि प्रॉपर उनको बेचारों को पता ही नहीं होता किस बाबू से जाके बात करनी होती है। और अगर आपकी प्रशासन में अगर आपकी इमेज अच्छी है और फिर आप उस कार्यालय अध्यक्ष को अगर आप फोन कर देते हो एक बार कि सर एक बार ये देख लेना, एक आदमी बहुत दिनों से परेशान हो रहा है, इसका लीगल काम अगर हो तो आप देख लेना, वो आपके मतलब आपके फोन को इतना तवज्जो मिलती है उस टाइम पे। और उस तवज्जो का रीजन होता है कि आप किस तरीके से आपका वर्क एग्जीक्यूशन, अगर आपका अच्छा है, अगर आप पब्लिक बेनिफिट में काम करते हो तो डेफिनेटली अपने आप आपकी इमेज जो होती है वो अपने आप जाती है। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हो ना, तो आप भी बाद इमेज में जाती है। आप बाद में पहुंचते हो, आपकी इमेज वहां पे पहले पहुंच चुकी होती है बेसिकली। तो एक इस नौकरी का एक और पक्ष है कि अपने शहर में नौकरी करने का अवसर मिल जाता है, जो आपको बहुत मिला। हाँ बनवारी जी बांदीकुई के पास कोलाना गांव के हैं जी। और बांदीकुई पदस्थापित होने का इनको अवसर मिला, जो सामान्यतः उपखंड स्तर के अधिकारियों को कम ही मिलता है। तो इसके क्या फायदे होते हैं, अतिरिक्त फायदे इसके क्या होते नहीं बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये अपना ये जो ईओ का कैडर है इसी में ये अभी तक प्रतिबंध नहीं है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट या होम तहसील नहीं मिल सकती है, तो इसमें मिलती है। और आप मैंने जैसा बताया आपको पहले भी कि मतलब आप वहाँ पे गए हो जहाँ पे आप पोस्टेड हो तो आपको मतलब इतनी पब्लिक से मिलने का मौका मिलता है, इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है और इतना काम करने का मिलता है। बेसिकली आप लोगों को ओब्लाइज इतना कर देते हो लीगल वे में, हैं? कोई इलीगल वे की मैं नहीं कह रहा हूँ, लीगल वे में इतने ओब्लाइज होते हैं लोग, तो आपकी जो सामाजिक जो छवि है ना वो आपको एनहांस होती है, निश्चित रूप से एनहांस होती और हमारे नौकरी करने का आर्थिक या रोजगार के अलावा जो मुख्य उद्देश्य है वो शायद मैं समझता हूँ कि सामाजिक प्रतिष्ठा है। है। देखो इंसान मैं ये आदमी क्या होता है कि नौकरी कोई भी आदमी आज जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका भी उद्देश्य ये है कि भाई आर्थिक स्वायत्ता आएगी उनके पास में, है ना, सामाजिक आर्थिक कारण और सामाजिक प्रतिष्ठा उनको मिलेगी। पद आज कोई आरएस की तैयारी कर रहा है या ईओ की तैयारी कर रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा तो सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा तो एक उसका पार्ट है। मुख्य पार्ट हाँ, है। उसको कोई भी आदमी जो है इग्नोर नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता उस चीज तो से कि भाई ऐसा नहीं है। अपने शहर में और आके वो अपने नौकरी करने का मौका मिले तो सामाजिक प्रतिष्ठा दुगनी हो प्रतिष्ठा जाती है। दुगनी हो जाती है बिल्कुल। और मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा रहा कि मैं वहाँ पे पोस्टेड रहा करीब 2.5 साल, और 2.5 साल में मतलब मेरा वहाँ पे लोगों से इतना, आज मुझे मैं शुरू जयपुर पढ़ा हूँ तो मेरे को मतलब वहाँ पे कोई जानता भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन आज इतना है कि मेरे को शायद मैं जाता हूँ तो इतने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ। अब मैं जब भी गाँव जाता हूँ, बांदीकुई जाता हूँ, आसपास कहीं भी जाता हूँ तो मुझे ऐसे आसपास के गांव तक में भी लोग ऐसे होते हैं कि पहचानते हैं। पहचानते हैं, वो पहचान आपकी बनती है स्वाभाविक रूप से। और क्षेत्र में जब आपको पदस्थापित होने का मौका मिलता है तो लोगों की क्या होती है, अपने आप महत्वाकांक्षाएं भी आपसे बढ़ जाती हैं कि अरे ये तो अपने यहीं का लड़का है। तो वो अब वो ऐसे आएंगे आपके पास में कि जैसे आप उनके छोटे भाई हो, वो आपके पास में उस हैसियत से आएंगे ही नहीं, और वो आपको उस टाइम काम करने में भी बड़ा अच्छा लगता है। और अपने काम भी, अपने बचपन में भी कुछ सोचा होता है ना, अपने को कुछ काम, हाँ जैसे अपने स्कूल की बिल्डिंग है ना, उसके बाहर मतलब ऐसा है कि लोग में उस दीवार को गंदा रखते हैं, यूरिनल्स बना रखे हैं, और अपना बचपन का स्कूल रहा है तो ये साहब जाते ही सबसे पहले यार उस जगह को सुधारें। ऐसी ऐसी बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत होती हैं जो मन के अंतस में कहीं छिपी होती हैं, जिनको करने का मैं अवसर मिलता इसका है। भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं बांदीकुई पोस्टेड था तो वहाँ पे क्या अब शहर के बीच में एक फाटक है, आगरा फाटक करके, तो हम जब पढ़ते थे वहाँ पे, और उसके बाद भी जब कभी शहर में जाते थे वो बंद होता था, जाम लगता था और बहुत सकड़ा सा था फाटक था वो। ठीक है, आप मैं जो आप कह रहे थे पहले भी कि क्या करने का अवसर मिला, ऐसे याद नहीं आती हैं बातें, बट उस दौरान मेरे को मतलब उस फाटक को हमने रेलवे से बार कम्युनिकेशन करके वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को उसमें इन्वॉल्व करके नगर पालिका की तरफ से फाइनेंशियल हमने प्रपोजल भेज दिया कि इसमें जो खर्चा आएगा हम नगर पालिका से करेंगे। 48 लाख रुपए का उन्होंने खर्चा बताया तो हमने सहमति दे दी उसके ऊपर, और फिर वो जो फाटक है वो डबल बूम फाटक बन गया। अब आज उससे इतनी सहूलियत वहां पे हो गई है, आज वो जाम वैसा नहीं लगता है जैसा पहले लगता था। फाटक बंद होता है तो गैदरिंग होती है लेकिन 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, वरना पहले क्या होता था कि फाटक बंद हुआ आधे आधे घंटे तक लोग फंसे रहते थे उसके अंदर। तो ये भी करने का आपको अपने मौका सपनों को मिलता है, साकार करने का भी मौका मिलता है, न केवल आमजन के कार्य करने का। तो ये थे डॉक्टर बनवारी जी मीणा। एक दूसरी चीज में एक रह गई जो मेरे से आप बात पूछा उसका मैं जवाब दे नहीं पाया उस समय पे, कि
मैं जब इसमें सिलेक्शन हो गया उसके बाद में कि आप मुझे कोई मलाल तो नहीं है कि यार ऐसे नहीं बन हाँ पाया, है ये ना। मैंने पूछा तो निश्चित रूप से क्या होता है कि हम एक, हर आदमी का क्या एक लक्ष्य होता है ना। तो लक्ष्य को तो वो आदमी प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। और लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है तो उसके मन में कुछ ना कुछ तो रहेगा, है ना। लेकिन मेरा ये है कि जैसे इस जॉब के बारे में हम जानते नहीं थे, लेकिन जब हम इसमें आ गए उसके बाद में हमने उस जो ये आरएस भर्ती का जो सर्विस का जो चार्ट होता है उसमें दर्जनों सर्विस हैं, उनसे आप अगर इस सर्विस को कंपेयर करोगे तो मुश्किल से 2-3-4 पोस्ट होंगी जिनको मैं इससे बेहतर मानूंगा, जिसके लिए आप इसको छोड़ के फ्यूचर में जाओगे। किसी का अगर ईओ में सिलेक्शन हो गया और वो बाद में भी आरएस की एग्जाम देता है तो मुश्किल से उसमें 3-4 पोस्ट होंगी, 2 या 3 हद पार के। आप कौन कौन सी मानते हैं? आप तो डायरेक्टली मैं तो ये मानता हूँ कि आरएस, अगर आपका आरएस में सिलेक्शन हो तो आज आप कौन सी प्रायोरिटीज भरेंगे और बाकी भरेंगे ही नहीं कि मैं तो देखो क्या है कि एक ही भरूंगा अब, है ना। अगर मान लो आज के दिन तो शायद कि मैं जाना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर भरूंगा तो एक भरूंगा केवल आरएस की, एसडीएम की। उसके अलावा क्या है कि आरपीएस जो है उसका जॉब का जो नेचर है वो मुझे सूट नहीं करता है, तो मैं तो उसमें जाना ही नहीं चाहूंगा। दूसरी रही कि मैं किसी सर्विस के लिए ऐसे नहीं कहूंगा कि कोई इससे अच्छी नहीं है, लेकिन कोई इससे मैं अगर मतलब मैं तो अगर तुलना करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर इससे बेहतर कोई कार्य करने के अवसरों के हिसाब से डाइवर्सिटी मतलब वर्क स्कोप आपका जो आपको करने का जितना मौका, मैंने बताया ना आपको कि आप मतलब रेलवे का काम भी आप करवा सकते हो अगर आप सोचोगे, विल रखोगे तो वो भी आप करवा सकते हो। मैं इसमें एक किस्सा शेयर करूं कि हम बचपन में जब 26 जनवरी 15 अगस्त में लड्डू खाने के लिए 15 अगस्त को स्कूल जाते थे सुबह 7 बजे, तो मैं हमेशा ही लड्डू खा के जब वापस लौटते थे तो तालू के जीभ रगड़ते हुए लौटते थे, क्योंकि वो लड्डू डालडा घी के होते थे। अब वो जिम्मेदारी शहरी क्षेत्र में नगर पालिका पे आ जाती है कि स्कूल के बच्चों को लड्डू देने हैं। बिल्कुल। तो अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि जब भी होगा मैं नगर पालिका में हलवाई बिठा लेता हूँ, सरस का ही घी इस्तेमाल मतलब मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ सरस की, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम से कम देसी घी के लड्डू बच्चों को मिले। तो आपके पता नहीं अनजाने में आपके अचेतन में कितने ऐसे सपने हैं जिनको आप एज ए ईओ उन सपनों को साकार कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बनवारी जी मीणा, हाल चाकसू नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी हैं, 2016 बैच के हैं, बहुत ही सुलझे हुए और हमारी सेवा के डायमंड अधिकारी में से एक हैं। आप अब इस नौकरी में आ जाएंगे ऐसी ईश्वर से आशा करते हैं, तो तब आपका इनसे व्यक्तिगत परिचय भी होगा और आपको नौकरी के आने के बाद भी बहुत कुछ जानने को बनवारी जी से मिलेगा। फिर भी मैं अपने अभ्यर्थियों को और सभी सुनने वालों को ये एक मौका और देते हैं कि आप बनवारी जी से कोई आपकी जिज्ञासाएं हो और हो तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पेपर से पहले एक बार और आपको मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन हम ये समझते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का ये कंसेप्ट है कि मोटिवेशन ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उद्वेलित करके उत्तेजित करके किसी एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाए। मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपके भीतर से वो आवाज़ आए कि हाँ ये जॉब मेरे लिए ठीक है, ये चीज़ मेरे जीवन को सही कर देगी, और वो इतना आंतरिक हो कि वो मोटिवेशन लगातार बना रहे। और ऐसा ही मोटिवेशन इस साधारण बातचीत से भी आपको मिलता है, जो हमने सामान्य प्रश्न पूछे उनसे भी मिलता है, वो आपको अधिकारी के व्यक्तित्व से मिलता है, उसकी बातों से मिलता है। तो मैं एक अवसर और दूंगा कि कभी भी एग्जाम से पहले आप कमेंट लिख के अपनी कोई जिज्ञासाएं हो वो बनवारी जी से पूछने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और एक अंतिम बात मैं और पूछूंगा, बनवारी जी आप ये बता दो कि तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, आपने भी एक्ट पढ़ा है ना, तो वो क्या कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब एक्ट को कैसे पढ़ें या कौन सी बुक फॉलो करें, और मार्केट में भी अलग अलग तरीके के नोट्स चलते हैं तो क्या पढ़ें? नहीं, बुक तो आप ओरिजिनल जो भी, मैं तो ये कहूंगा कि जो ओरिजिनल एक्ट मैंने भी रखा है। हाँ, तो जो आप कुछ भी लाओगे ना, अगर मान लो आप जैसे किसी राइटर की लाओगे ना बुक जिसने उससे ही बनाई है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो अपने हिसाब से कुछ चेंजेस उसमें होते हैं। तो उसकी जो मूल, मैं तो कहता हूँ कि उसका एक नेचर होता है हर चीज का, उस नेचर से वो डाइवर्स करता है। और उसके एक्ट, तो मूल एक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? जैसे दो नहीं, दो बड़ी किताबों में एक्चुअली एक्ट नहीं है वो, तो उसके अंदर बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे रूल्स हैं। तो सिलेबस में जो अपने पार्ट है, केवल वो टॉपिक आप उसमें से लो, फोटोकॉपी करवा लो और पढ़ो उनको। और किसी से भी, मैं तो किसी की ब्रांडिंग नहीं करूंगा यहाँ पर,
आप कहीं से भी लाइए, लेकिन मूल जो पब्लिशर हैं उनसे लाओ आप। और जो उस- एक्ट सरकार ने जो में प्रकाशित करा है ना, हाँ। वो जो गजट में जो पब्लिश हुआ है ना, आप उसको लाओ। उसकी आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है उनका आप फोटोकॉपी कर लो, उनको पढ़ो आप। बस मैं तो यही कहूंगा इसके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बनवारी जी मीणा को, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप पधारे और अभ्यर्थियों से रूबरू हुए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।